Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. I am Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. हम जब भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम प्रेपरेशन पर इतना एम्फेसाइज करते हैं जितना असेसमेंट पे नहीं कर पाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट कि प्रेपरेशन के साथ साथ टाइम टू टाइम हम अपने आप को असेस भी करते नहीं, राइट? इसलिए हम आज करने वाले हैं एक पॉलिटी का प्रैक्टिस पेपर. सो हम मूव करते हैं पेपर की तरफ. सो दिस इज योर पॉलिटी टेस्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं टोटल, जो वन बाय वन हम देखेंगे. दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड कि किस डिटेल में, किस डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? सो वी बिगिन विद द क्लास नाउ. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज which among the following constitutions is similar to Indian constitution because of a strong center. ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि इसमें सिमिलैरिटी पूछी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और फीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर. सो यू नो कि इंडिया में हम फेडरलिज्म देखते हैं, फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है, राइट? बट फेडरलिज्म होते हुए भी हमारा यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, stronger than the state government and the local government, right? तो ये जो मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है ये हम एक कंट्री से अडॉप्ट करते हैं एंड दैट कंट्री इज कनाडा. यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, इंग्लैंड से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है. सारी चीजें जब हम द वेरी फर्स्ट यूनिट जब हम पढ़ते हैं से इंट्रो टू पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अलग अलग सोर्सेज से बोरो किया था और वो सारा इंफॉर्मेशन जो बोरोड इंफॉर्मेशन था उसको प्रोसेस करके इवेंचुअली हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक पैच वर्क भी बोला जाता है. ऐसे लगता है जैसे अलग अलग पैचेस जोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, राइट? सो ऑल्दो हमने हेवीली बोरो किया है, बट यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में यूनिक है और जो इंडिया में जो भी डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए हमने उस हिसाब से ही बोरो किया है. सो यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड बट स्टिल हमने उसको हमारे हिसाब से एडजस्ट किया है, राइट? सो इट्स रेलेवेंट, बोरोड बट रेलेवेंट, एंड इट इज कॉल्ड अ पैचवर्क. और ये जो फीचर है स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला, ये हमने कनाडा से लिया है. कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, कैनेडियन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहां भी हम देखते हैं फेडरलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है एट वेरियस लेवल, से द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, बट सेंटर स्ट्रॉन्ग है. इंडिया में इंडिया की यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमने सेंटर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा है, राइट? तो ये हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, तो हम राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट, ओके, फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सी, समय समय पर संविधान को बदलना पड़ता है, जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं सोसाइटी की, पॉलिटी की, तो उस हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते रहते हैं. अमेंडमेंट का मतलब है कि उसको बदलना, उसमें बदलाव करना. अब ये पूछ रहे हैं हमें स्पेसिफिकली राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट था. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ये हमें पता है. मगर राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली अर्लियर इट वाज आर्टिकल 31, ओके, ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मगर फिर उसके बाद में 44th अमेंडमेंट लाया गया और 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की जगह एक लीगल राइट बना दिया गया. So the correct answer is option B. All right. Now we move to the next question, which is your question number 3. Question number 3 आपसे पूछता है कि all union territories are under the president of India. ठीक है, this comes under which of the following powers of the president? So see, Indian territory में कुछ states हैं और कुछ टेरिटरीज हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं. यूनियन टेरिटरी आपकी होती है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी. वो डायरेक्टली यूनियन के अंडर होता है, उसमें भी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का कौन सा पावर है. तो ये जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम होता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इजी क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सीक्वेंस, ओके, ऑफ क्वेश्चन आर एंड 0R. तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट का डेली शेड्यूल होता है, जो उनका रूटीन जो काम चलता है वो किस हिसाब से चलता है. सी, पार्लियामेंट लंच ब्रेक के पहले काम करता है और लंच ब्रेक के बाद काम करता है. जनरली 11 to 6 काम करता है पार्लियामेंट, ऑलराइट. तो 11 से 1 उसकी पहली सिटिंग होती है, उसके बाद में 1 बजे से 2 बजे लंच ब्रेक होता है. सो 11 to
1 PM पहली सिटिंग हो गई, फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक हो गया, फिर 2 बजे से 6 बजे तक पार्लियामेंट फिर काम करता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट में जो पहला घंटा होता है जो कि 11 बजे से 12 बजे, वो होता है आपका क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि उसमें सवाल पूछे जाते हैं, जो भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनसे सवाल किए जाते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। ठीक है, उसके बाद में जब तक हाउस की जो नॉर्मल जो रूटीन जो काम है वो शुरू नहीं हो जाते, तब तक उनके पास फ्री टाइम होता है। तो उस फ्री टाइम को बोलते हैं 0 आवर। उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट वो क्वेश्चन आवर के अगेंस्ट अंडर काउंट नहीं होते, इसलिए क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर होता है, डेली जो रूटीन होता है पार्लियामेंट का, और सेकेंड उसके बाद में आता है 0 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखते हैं, द डेज बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन आवर, ठीक है, एंड 0 आवर फॉलोज द क्वेश्चन आवर। ठीक है, सो अगर आपको बेसिक पार्लियामेंट का अगर शेड्यूल पता है, एवरीडे रूटीन पता है, बहुत इजीली आप ये आंसर हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस राज मन्नार कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड। सी टाइम पे अलग अलग कमिटीज कंस्टिट्यूट की जाती हैं, ठीक है, जिन कमिटीज को, जिनका काम होता है कि इन डिटेल चीजों को चेक करें। ठीक है, राज मन्नार कमेटी जो है वो भी एक ऐसी ही कमेटी है, और सवाल ये है कि राज मन्नार कमेटी हमने क्यों कंस्टिट्यूट की थी। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस, सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस या इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इंटरैक्ट करते हैं। उस इंटरैक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो गया, से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैटर्स पर वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और जहां इंटरैक्शन होगा वहां डिस्प्यूट भी होगा। तो सेंटर स्टेट की जो, और जहां मनी इन्वॉल्व है वहां डेफिनेटली डिस्प्यूट होगा, राइट। सो सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर मनी है, सो देयर इज हायरार्की एंड देयर इज स्ट्रगल फॉर पावर, तो वहां पर डिस्प्यूट होना ही होना है। तो यही होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, और जो मनी रिलेटेड मैटर्स को लेकर जो डिस्प्यूट हैं, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए राज मन्नार कमेटी को स्टैब्लिश किया था, और इन्होंने अपने फिर रिकमेंडेशंस दिए कि थे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम है ये, वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा भी है ऑफ जर्मनी। ओके, देखते हैं ऑप्शंस, इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रीएम्बल। देखिए, प्रीएम्बल तो सबको ही पता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर लिया है। खैर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है, जब भी देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो पार्ट 18 है उसमें इमरजेंसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं लिखे हुए हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी इंडिया में लगती है, अंडर आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट्स रूल, एंड 360 जो कि है तुम्हारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में, देश की माली हालत ठीक ना हो, जब देश में बहुत कर्जा चढ़ा हो, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देश के सामने आ खड़ी हो। ये 3 स्थितियों में जो है आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी जाती है, और सारे फंडामेंटल राइट्स जो आपके पार्ट 3 में लिखे हुए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 36, वो सारे के सारे अबॉलिश हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जो आपकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने वाले बहुत बेसिक आर्टिकल्स हैं। ऑलराइट, तो जो वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, इससे हमने सीखा कि इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाएं। यू नो, जर्मनी इज फेमस फॉर एक्सप्लॉयटेशन हिस्टोरिकली अगर हम देखें, और जो पब्लिक को राइट्स ना दिए, सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम द बेस्ट, राइट। तो जर्मनी से हमने जो है इमरजेंसी सीखा है, और इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स हटा देने हैं, ये भी सीखा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, इट रीड्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने थोड़े भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, यू वुड नो दिस इज
42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने इतने ज्यादा चेंजेस कर दिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अपने आप में ऐसे लग रहा था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया है। एंड दिस वाज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट मेड टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस सूरत में भी जो है आंसर सेम ही रहेगा। आंसर विल बी योर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिवोल्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली अपर लेवल से लोअर लेवल पर, उसको हम बोलते हैं डिवोल्यूशन। अगर कभी ऐसा वर्ड आ जाए आपको समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर एक तरफ हिंदी में भी प्रिंटेड होता है, कृपा करके उस तरफ जाएं, हिंदी में पढ़ें और समझें। ठीक है, वैसे डिवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। डिवोल्यूशन का मतलब है कि जैसे पावर ट्रिकल डाउन होता है एक हायर लेवल से लोअर लेवल पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डिवोल्यूशन के लिए, डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू, वो भी रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन होता है, रेवेन्यू को लेकर जो पावर्स हैं, उसके बारे में एक ऑल्टरनेट स्कीम कौन से अमेंडमेंट ने दी थी। एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन विच इज योर 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगर आप इस पर चाहें और भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मेनली जो क्वेश्चन है सरफेस लेवल ही आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा जो इकोनॉमिक्स है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पॉलिटी, राइट। सो यू शुड नो कि जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो रेवेन्यू जहां से फॉर्म होता है, उसको उसके रिगार्डिंग जो पावर्स हैं उनका डेवोल्यूशन होता है आपके 80th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, अब चलते हैं, ये 269 आर्टिकल 270 आर्टिकल उसको भी अमेंड करता है ये अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है अ बिल which affects the meaning and scope of which among the following can be introduced in the parliament only on recommendation of the president। ओके, तो सवाल ये पूछा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग टाइप के बिल्स मेंशन्ड हैं, जैसे एक मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट। और हमें पता है कि एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत बेसिक सी चीज है। अगर हम इसमें देखें टैक्स, जहां भी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज दैट बिल जिसके लिए पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। किसको? लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर जो होता है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, पूछता है कि प्रेसिडेंट साहब, क्या हम एग्रीकल्चरल इनकम पर जो टैक्स लगानी है तो क्या हम उस पर लगाएं कि नहीं। अगर इफ द प्रेसिडेंट अलाउज तो फिर वो बिल आगे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, अगर नहीं अलाउ करेंगे प्रेसिडेंट तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट का पावर। ऑल्दो उनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, मगर प्रेसिडेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स भी हैं एंड वन मस्ट नो दैट। एंड आर्टिकल 52 एस्टैब्लिशेस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ हिज ऑफिस प्रेसिडेंट हैज बीन मेड आंसरेबल टू। अगेन सी, एक जो मैंने बोला जैसे कि इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव माना जाता है प्रेसिडेंट को, एक जनरल इंप्रेशन ये होता है कि नहीं प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं होते हैं, रियल पावर्स पीएम के पास होते हैं, जो कि एक हद तक ठीक भी बात है। मगर कुछ चीजें हैं जो प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं, जो पावर्स हैं सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा कि इनमें से किसको आंसरेबल है प्रेसिडेंट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ प्रेसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या फिर द जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट हट गया, ये भी हट गया क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ द अबव, ओनली चीफ जस्टिस। सी, जुडिशरी में कहीं पे भी वो नहीं है आंसरेबल किसी को भी, सो नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से किसी को भी आंसरेबल नहीं होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, व्हेन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट मैटर्स इन दी स्टेट लिस्ट। देखो इंडिया में अलग अलग लिस्ट्स हैं, मैंने अभी बताया था इंडिया में फेडरलिज्म, हम एक फेडरल मॉडल फॉलो करते हैं, राइट। फेडरलिज्म का मतलब देखो, फेडरलिज्म का मतलब है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम यूनियन, स्टेट और लोकल पे।
ठीक है, अब यहाँ जो बात हो रही है लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसका क्या मतलब है? देखो 3 टाइप की लिस्ट हैं इंडिया में। यूनियन लिस्ट आएगी आपकी, फिर स्टेट लिस्ट आती है, और फिर कॉन्करेंट लिस्ट आती है। अब ये तीनों लिस्ट किस में लिखी हुई है? 7th शेड्यूल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं टोटल, और उसमें से जो 7th शेड्यूल है आपका, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, पहली यूनियन, दूसरी स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन के पास जो भी पावर्स हैं, यूनियन के जो भी पावर्स हैं वो सिर्फ अपने मैटर्स में इशू करेगा, मैटर्स में यूज करेगा जो कि यूनियन लिस्ट में लिखे हैं। स्टेट लिस्ट में वो इश्यूज दिए हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, और कॉन्करेंट में दोनों ही यूनियन और स्टेट मिलकर रूल्स बना सकते हैं, मगर अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट की ही चलती है। अब यहां पर पूछा है कि व्हेन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें भारत का जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो स्टेट लिस्ट में बना सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट को सिर्फ यूनियन में लॉज बनाने होते हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें वो स्टेट लिस्ट में भी बना देगा? ठीक है, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, वैसे देयर आर 4 सिचुएशन जिसमें ऐसी स्थिति हो सकती है। बाय विश ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो फिर डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना इंडिया की। प्रेसिडेंट तो कभी भी बोलेगा कि जाके स्टेट लिस्ट में लॉज बना दो। इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, दिस इज करेक्ट। अगर राज्यसभा विच इज बेसिकली द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हाउस पार्लियामेंट में जो है तुम्हारा राज्यसभा, अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से बोल दे कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन दिस और दैट टॉपिक, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है स्टेट लिस्ट में जाकर लेजिस्लेट करने का। लेजिस्लेट करने का मतलब है लॉ बनाना। ये है तुम्हारा आर्टिकल 249। ठीक है, आर्टिकल 249 में ये प्रोविजन है कि अगर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया बाय 2/3 मेजॉरिटी, और ये बोलकर कि हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट बना सकता है लॉज, तो फिर पार्लियामेंट आकर बना देगा। समझ गए? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स आफ्टर द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। अभी हमने जो पहले पढ़ा था सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, सी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिफरेंस है। सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्टेट थोड़ा कम स्ट्रांग है, मगर दोनों ही गवर्नमेंट का पार्ट है, दोनों के अपने जुरिस्डिक्शन है, दोनों को ही पावर भी चाहिए, राइट। तो इस पावर स्ट्रगल की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं, ये आप समझ चुके हैं। ये जो पूछ रहे हैं कि सेंट्रल स्टेट की जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको मैनेज कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती जरूर है फाइनेंशियल मैटर्स, बट सेंटर स्टेट से उसको मतलब नहीं है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, सरकारिया कमीशन वाज बेसिकली कमीशन जो एक बार टाइम बीइंग के लिए लाया गया था, एंड इट डिड एनालाइज एंड असेस द सेंटर स्टेट रिलेशंस, मगर एज सच ऐसा नहीं है कि अभी भी वो आपको फाइनेंशियल मैटर्स पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, वो बस एक वन टाइम कमीशन था। फाइनेंस कमीशन आप देखते हैं अंडर आर्टिकल 280, ठीक है, अंडर आर्टिकल 280 ये करता है सेंट्रल स्टेट के जो भी फिस्कल रिलेशंस हैं उनको गाइड करता है, उसमें जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इसमें पता लगती हैं हमें। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे मेंशन्ड है हमारे पार्ट 5 में, इजी, आर्टिकल 124 के बाद से 47 तक। चलो, इसके अलग अलग जुरिसडिक्शन है, जैसे अपीलेट जुरिसडिक्शन है। अगर आपको हाई कोर्ट में आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ, आप अपील कर सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट में, वो होता है अपीलेट जुरिसडिक्शन। यहाँ बात हो रही है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, क्योंकि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट को रेकमेंड करना पड़ता है, एडवाइस देनी पड़ती है, सलाह देने पड़ते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सलाहकार है किसका? राष्ट्रपति का या पीएमओ को, या किसी को भी अगर एडवाइस चाहिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के अनुसार, अपने विवेकानुसार उनको जो है रिकमेंडेशंस देते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स दिए, इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट, नो, फुल बेंच नहीं सुनती है, तो 2 तो हटा दो, तो 2 यहाँ है, ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया, तो बच गया आपका ये। सो अगर ये इतना भी आपको पता है, यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन रीच द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो यूज एलिमिनेशन, नॉलेज के साथ साथ
स्मार्टनेस का भी इस्तेमाल करें, राइट। इससे टाइम बचता है, ज्यादा एक्यूरेसी आती है एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following personalities was not a member of Constituent Assembly? Now see the thing is, जो हमारी Constituent Assembly थी 1946 में बनी थी, नवंबर 1946 में, और उसने लगातार 3 साल काम किया और फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949. और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, सम ऑफ देम वेरी फेमस बीइंग जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी एंड मेनी अदर्स, राइट। अब क्योंकि उस टाइम पर 1940s में महात्मा गांधी बहुत एक्टिव थे और उसके पहले भी जो फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का, आप देखेंगे 1942 में हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी ने काफी इंपॉर्टेंट जो है क्रूशियल रोल निभाया था। ऑल्दो लेटर उनको जेल हो गई थी, उनकी वाइफ जो थी मिसेस कस्तूरबा गांधी, उन्होंने वो शी टुक फॉरवर्ड द स्ट्रगल। हाउएवर उस टाइम पर क्योंकि 1940s में वो बहुत एक्टिव थे, तो स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, बट द ट्रूथ इज कि महात्मा गांधी हमेशा पावर से दूर रहे, हमेशा पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स से इलेक्शन लड़ना, ऐसी चीज आप कभी नहीं देखेंगे महात्मा गांधी को करते हुए। एंड यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये सब थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। और अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि महात्मा गांधी कभी आपने नहीं देखा होगा वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं या किसी ने बोला हो कि मैंने महात्मा गांधी को वोट किया, ना ही आप किसी कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर छोटी छोटी कमिटीज थी ना, आप देखेंगे कि किसी कमिटी को लीड कर रहे थे वो, तो महात्मा गांधी के कहीं नाम नहीं आता है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। बहुत ही बेसिक फैक्ट है वैसे, बट क्योंकि वो इतने एक्टिव थे उस टाइम, जनरली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं, एक ही बात है ये, बस दो नाम है इसके। फजल अली कमीशन ये 1953 में बना था और फिर 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। एनीवे उसके बाद में जो है 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। उसके बाद में और स्टेट्स ऐड होते गए, कुछ कम भी होते गए। जैसे रिसेंटली हमने देखा 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया है, राइट। Currently we have 28 states and 8 UTs, ये भी आपको पता होना चाहिए। Easy question. Now we move to question number 16. Which of the following is not a compulsory condition, okay, for termination of Indian citizenship by the central government? Indian citizenship, इससे related provisions हैं हमारे part 2 में, articles आपके 5 to 11। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्थिति में जो है टर्मिनेशन नॉट अ कंपल्सरी पूछा है। ऑलवेज फोकस ऑन दिस। कई बार ये कैपिटल और बोल्ड में लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है। डू वॉच आउट फॉर दिस वर्ड। Which of the following is not a compulsory condition? देखते हैं। The citizen has obtained citizenship by fraud, तो ये तो बिल्कुल इसमें तो जाएगी आपकी citizenship। The citizen has been involved in illegal trade, बिल्कुल citizenship चली जाएगी। The citizen has shown disloyalty, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। The citizen has been residing out of India for 5 years, एक्चुअली अगर 7 years होता तो इसमें भी citizenship चली जाती, बट सिंस 5 है, 5 साल आप बाहर भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यू विल स्टिल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट नॉट मोर देन 7 years, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखते हैं which of the following does not form a part of the directives outside part 4? पार्ट 3 में लिखे हुए आपके फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में आपके लिखे हुए डीपीएसपीज। डीपीएसपीज क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं फॉर द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ राजस्थान हरियाणा नहीं है, स्टेट मतलब द नेशनल गवर्नमेंट, जो कि एक्चुअली लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाती है। तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं पार्ट 4 में, और इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। विच ऑफ देम नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव्स जो डीपीएसपीज हैं आउटसाइड पार्ट 4? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज,
ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, ये डीपीएसपीज में लिखा हुआ है, बाकी लिखे हुए नहीं है, ऑल्दो करने चाहिए, अच्छी बातें ही लिखी हुई हैं। यू कैन सी इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, आपकी हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करो, मगर ये डीपीएसपीज नहीं है, ये पार्ट 4 में नहीं है, यही फर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट है, और ये हमने इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ओके, कि एक देश में पार्लियामेंट होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में हमारे हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। प्लीज ऐसे मत सोचें कि सिर्फ 2 हाउसेज हैं, प्रेसिडेंट इज इक्वली अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसमें पूछा है कि हमने क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए जिम्मेदारी का काम है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल, so the legislature is responsible to the executive, and executive is definitely responsible to the legislature. Avoid the conflicts between legislature and executive, ठीक है। Greater scope for giving representation to various sections, interest, regions in the government. India is a diverse country, और हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था ऑफ गवर्नेंस जो कि सबको ऐसा, जिसमें जहां पर सबको रिप्रेजेंटेशन मिले और सबको ऐसा एहसास हो कि बिल्कुल मेरी भी यहाँ पर सुनी जा रही है, एंड इट शुड नॉट लुक लाइक अ मेजॉरिटी रूल और से अ डिक्टेटोरियल रूल। तो 1 2 3 4 सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। इजी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है विच शेड्यूल, ओके, टोटल मैंने बताया आपको 12 शेड्यूल्स हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल बेसिकली जैसे आर्टिकल्स होते हैं वो तो हो गए आपके, मगर कुछ आर्टिकल्स में और अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी हो, ठीक है, तो वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में ये 12 शेड्यूल अटैच किए हुए हैं, इनमें हम डाल देते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तब सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स थे, बट करंटली अगर हम देखें तो 12 शेड्यूल्स हैं इंडिया में। पूछा जा रहा है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। इजी क्वेश्चन, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सी, पॉलिटिकल साइंस में 2 चीजें हैं, दे आर बेसिकली दीज आर द 2 पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पहला है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, दूसरा तुम्हारे फैक्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये हो गया कि व्हाट इज अ शेड्यूल, फैक्ट ये हो गया कि कितने शेड्यूल हैं, कौन से शेड्यूल में क्या लिखा है। तो अगर हम पूछ रहे हैं, अगर ये पूछ रहे हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, दिस इज योर 4th शेड्यूल, ठीक है, दिस इज योर ऑप्शन बी। 12 ही शेड्यूल हैं। कुछ शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शेड्यूल 7 जिसमें हमने देखा था 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और शेड्यूल 4 जिसमें राज्यसभा की सीट एलोकेशन के बारे में बात की है, शेड्यूल 11 जिसमें पंचायती राज, शेड्यूल 12 जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, शेड्यूल 10 जिसमें एंटी डिफेक्शन, राइट। सो यू शुड नो कि एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको हर शेड्यूल के बारे में। चलते हैं आगे। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on of the Supreme Court. Supreme Court of India, part 5 of the Indian Constitution, article 124 to 147। अगर बेसिक भी आइडिया है आपको आर्टिकल 124 के बारे में भी, यू नो कि दिस इज वेयर द द एंटायर इशू या जो भी दैट सराउंड्स द सुप्रीम कोर्ट, किसके क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन है, उसको क्या करेगा, वो सारा का सारा इसके आगे लिखा हुआ है। तो 124 एक ही है, 124 टू 147 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। So a healthy mix of concepts and facts is the best way to go as far as political science is concerned. We move to the next question. Question number 21. Who establishes interstate council? अगर स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट है या स्टेट या सेंटर के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, इसके लिए हम लेकर आए हैं इंटर स्टेट काउंसिल। और आप रिकरेंट थीम ये देख रहे होंगे कि सेंटर स्टेट का जो कन्फ्लिक्टिंग जो इस किस्म का रिलेशनशिप है, द स्वीट बिटर रिलेशनशिप है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसको लेकर हमने इसी टाइम टू टाइम हमने कमीशन एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे सरकारिया कमीशन है, आपकी कमिटीज जैसे राजमन्नार कमेटी है, आपके ये इंटर स्टेट काउंसिल जैसे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। और आप देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस अक्सर करंट अफेयर्स में भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट की खटपट चल रही होती है। इसलिए जरूरी है दैट यू आर अवेयर कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं
which guide the center state relationship, which affect, which impact this relationship. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश कौन करता है? दी प्रेसिडेंट, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कर सके। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 21 क्वेश्चंस, ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। What action can the governor take on a bill sent to him after it is passed by the state legislature? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, आपको पता होगा स्टेट लेजिस्लेचर कुछ स्टेट्स में बाइकैमरल है, कुछ में यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब है कि सिंगल हाउस का होना, यूनि मतलब वन, मतलब एक हाउस है, जैसे विधानसभा जिसको बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंग्रेजी में बोलते हैं और विधानसभा हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो विधानसभा का होना मतलब यूनिकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म, जहां भी आप बी आई बाय वर्ड देखते हैं, दैट मीन्स टू। सो बाइकैमरलिज्म होता है जब एक स्टेट में दो हाउसेस हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा यूनियन लेजिस्लेचर में होते हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में अगर दो हाउसेस हैं, पहला आपका हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहते हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसको विधान परिषद कहा जाता है, देन वी से दिस स्टेट हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। जब ये दोनों हाउसेस, मान लीजिए अगर एक बिल को पास कर देते हैं, अल्टीमेटली बिल किसके पास जाता है? गवर्नर के पास। जैसे यूनियन लेजिस्लेचर में मान लीजिए एक बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहां से पास हुआ, राज्यसभा में गया, वहां से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर करके पास कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। और जो बिल होता है वो अल्टीमेटली एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद, विच बिकम्स द लॉ, ठीक है। ये है कानून बनाने की विधि भारत में, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने हैं तो क्या होगा? मान लीजिए विधानसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल, वहां से पास हुआ, फिर विधान परिषद में गया, वहां से पास हुआ, फिर वहां किसके पास जाएगा? गवर्नर, बिकॉज गवर्नर इज बेसिकली द स्टेट काउंटर पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स है उस बिल के रिगार्डिंग ये पूछा है। गिव हिज असेंट टू द बिल, कि ठीक है गवर्नर साहब राजी हैं, सिग्नेचर करके पास कर दिया बिल, कर सकते हैं। विद होल्ड हिज असेंट, ठीक है, वो अभी बोलेंगे कि अभी मैं साइन नहीं करूंगा, मैं कुछ समय बाद करूंगा, कर सकते हैं वो। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी कर सकते हैं। उन्हें अगर लगे कि कुछ बदलाव इस बिल में जरूरी है तो वो बिल वापस भी हाउस के पास भेज सकते हैं। चौथा, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ऑल्दो गवर्नर इज द स्टेट काउंटर पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, बट अगर कोई ऐसा बिल है जो कि जरूरी है एंड हैज गॉट सर्टेन रिपरकशंस या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और अगर गवर्नर को लगता है कि प्रेसिडेंट से मुझे एक बार कंसल्ट करना चाहिए या फिर फाइनली अच्छा होगा कि फाइनली प्रेसिडेंट ही इस पर हस्ताक्षर करे, तो बिल्कुल उसको रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होता, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस केस, और प्रेसिडेंट के पास ये तीन ही पावर्स होते हैं, मगर प्रेसिडेंट के गवर्नर के केस में चारों सही हैं, एंड ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब चलते हैं हम हमारे 23rd क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन कहता है, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको मैंने बताया हिंदी में कहते हैं विधानसभा। तो वो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि फाइनल इंटरप्रेटर कौन होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे जो यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वहां पर लोकसभा स्पीकर करते हैं, यहाँ विधानसभा के स्पीकर करेंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का तो स्टेट लेजिस्लेचर में काम ही नहीं है, तो कंफ्यूजन सिर्फ चीफ मिनिस्टर या स्पीकर में आएगा। मगर चीफ मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर के बराबर के हो गए स्टेट पर, तो प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है वहां पर, वहां स्पीकर ही जो है लीडर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा हमारे विधानसभा में होंगे वहां के स्पीकर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन 24 की। विच कमिटी रेकमेंडेड दैट देयर शुड आल्सो बी ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायती राज। आपको पता है 33% रिजर्वेशन होता है विमेन के लिए, SC ST के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कमिटी ने बोला था, PK ठंगन कमिटी, ठीक है। ये साहब इनके चेयरमैन थे इस कमेटी के, जिसने डिसाइड किया था कि
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसमें जो है आपकी 33% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए। अब अगर हम देखें एलएम सिंघवी कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी भी एक्चुअली पंचायती राज के लिए ही थी। उन्होंने बोला था कि अब आपने पंचायती राज को, जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को जब इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया है तो उनको थोड़ा रिसोर्सेज भी दे दो, बिकॉज रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, राइट। आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं मगर आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है आप कैसे करेंगे। तो एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला था कि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो कृपा करके पंचायती राज को जरा पैसे भी दीजिए। जीवीके राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी भी पंचायत के लिए रिगार्डिंग ही आई थी, जिसने बोला था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़े ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उनको रिजुविनेट करना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसा कीजिए कि उनमें वापस से थोड़ी एनर्जी आ सके। गदगिल कमेटी का पंचायती राज से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स के कुछ कंजर्वेशन के लिए कमेटी आई थी, बट ये तीनों जो है पंचायती राज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड इट स्टैंड्स ट्रू फॉर इवन द डिफेंस एग्जामिनेशंस, चाहे आपकी सीडीएस, एनडीए, एफकेट कोई भी एग्जाम हो, पंचायती राज को लेकर क्वेश्चंस आते ही हैं, आते ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज हेडेड बाय द मेयर। मेयर पे आप देखेंगे कम क्वेश्चन आते हैं मगर आते हैं, यानी लोगों को पता नहीं होता मेयर के बारे में। मेयर काउंसिल को हेड करते हैं, तो करेक्ट आंसर भी यही होगा। आपको बेसिक भी पता है मेयर होता कौन है, यू वुड नो कि वो काउंसिल के हेड होते हैं, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ओके। बट हाँ, रेयर क्वेश्चन और थोड़ा सा अंडर एस्टिमेटेड क्वेश्चन, कि सब पंचायती राज पढ़ते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई नहीं पढ़ता है, तो इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आए। आपको यही नहीं पता है कि मेयर काउंसिल का हेड होता है, इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट करते हैं बात, विच टाइप ऑफ बॉडी इज दी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। अगर बात करें सीसीआई की, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो बॉडी है बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। कंपटीशन किसका? मार्केट में, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन बना रहे, मार्केट फेयर रहे, फ्री रहे, इसके लिए ये बॉडी बनाई गई थी। और ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको एक लॉ से इंट्रोड्यूस किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक स्टैट्यूट द्वारा स्थापित की हुई बॉडी, की पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, और ऐसे किसी ने उठ के ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनाया है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर बिल लाकर इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया है। ये होती है तुम्हारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो एक स्टैट्यूट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसेंशियल्स ऑफ द अटेम्प्ट स्टेज, ओके, ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। दिस इज थोड़ा सा लीगल क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक फ्रॉम पॉलिटी, बट यस इट इज कनेक्टेड एंड रेलिवेंट नॉनदलेस। अगर हम देखते हैं अटेम्प्ट स्टेज ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, सी जब भी कोई क्राइम होता है उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जब वो से केस चलता है, जिसको लोकल पार्लांस में, लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि केस चल रहा है, उसमें जब हियरिंग्स होती हैं उसमें देखा जाता है कि क्राइम किस स्टेज पर था। एक्चुअली इंडियन लॉ की हम बात करें तो 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम के। पहला स्टेज आपका होता है इंटेंशन, ठीक है, कि आप कुछ क्राइम करने की इंटेंशन रखते हैं, ठीक है, इंटेंशन है आपकी पूरी आपका इरादा है। फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे प्लानिंग, प्रेपरेशन। तो सेकंड स्टेज आपका आता है प्रेपरेशन। अब आपकी इच्छा भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है कुछ क्राइम करने की, और आपने उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी प्रेपरेशन भी कर ली। अब आपको फाइनली जाके अटेम्प्ट करना है वो, ठीक है, देन यू अटेम्प्ट। और अब आपने इतनी बेहतरीन प्लानिंग की थी और इतने अच्छे से प्रेपरेशन की थी कि आप सक्सेसफुल भी हो गए, जिसको हम कहते हैं अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, अकम्प्लिशमेंट, दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड एज वेल। ये बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें हम क्राइम को देखते हैं, ठीक है।
कि अगर किसी ने बस किसी को कुछ करने का सोचा, कुछ नुकसान पहुंचाने का सोचा, तो उसको आप ऐसे नहीं ट्रायल कर सकते ना उसका कि उसने क्राइम कर ही दिया है, बिकॉज किसी भी स्टेज पर हो सकते हो एज अ क्रिमिनल। वैसे तो प्लानिंग करना, प्रिपरेशन करना भी उतना ही बड़ा क्राइम है, मगर ऑफकोर्स उसको सेम सजा नहीं दी जा सकती जो कि क्राइम अकम्प्लिश कर चुका है। बिकॉज आपकी कुछ क्राइम करने की इच्छा हुई, आपने प्लानिंग की, आपने प्रिपरेशन की, बट फिर आपने सोचा कि नहीं ये गलत है, तो उसका मतलब ये थोड़ी आपको फिर अकम्प्लिशमेंट क्या आपने अकम्प्लिश कर लिया, राइट। एनीवे, तो पूछ क्या रहे हैं ये, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसेंशियल्स ऑफ द अटेम्प्ट स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज की बात हो रही है, ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, गिल्टी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, नो एक्ट डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये तो नहीं हो सकता कि एक्ट तो हो चुका है, अटेम्प्ट हो गया ना, तो एक्ट तो हो चुका है, द एक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑफेंस, ये भी नहीं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी तो अटेम्प्ट ही किया है, आगे पता नहीं क्या हुआ। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दो एनीवे नहीं है, तो बच गया ये कि इंटेंशन तो थी, अगर आप अटेम्प्ट तक पहुंचे हो मतलब आपका इरादा तो बिल्कुल था। इजी क्वेश्चन, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट स्टेज होता क्या है, देन यू वुड बी एबल टू हैंडल दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28, द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, ओके, SCDRC, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, विल हियर कंप्लेंट्स कितने कीमत तक की, ओके, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें, मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख, ये तो बहुत कम हो गया, नहीं होगा। मोर देन ₹10 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, नो ज्यादा हो गया। मोर देन ₹1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, दिस इज द करेक्ट वर्थ। इसके अराउंड अगर कोई केस होता है वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन देखता है, ताकि कंज्यूमर्स के साथ अगर कुछ गलत हो तो उसको ढंग से जस्टिस किया जा सके, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स का ध्यान रखना एक इकोनॉमी में बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जागो ग्राहक जागो, राइट। तो ये आपका SCDRC भी इसी में काम करता है। चलते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RTE बोलते हैं इसको शॉर्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। ये तो बहुत ही फेमस एक्ट है, सबसे फेमस एक्ट है, एंड सिंस यू ऑल आर स्टूडेंट्स यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ द सेम। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, जिसने बोला कि हर एक वो से अ चाइल्ड हु इज बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। ये बोला था आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट ने। ऑल्सो सी हमने टाइम के साथ रियलाइज किया कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट से एलिमेंट हो जाता है एक कंट्री की, एक सोसाइटी के प्रोग्रेस करने में, इसलिए हमने टाइम टू टाइम एजुकेशन को सुधारने के लिए हमने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, चाहे आपका सर्व शिक्षा अभियान है, चाहे आपका इनफैक्ट अब तो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटी भी हमने ऐड कर दी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लिखी हुई हैं पार्ट 4A आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। इसमें से जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही बोलती है, 2002 में ऐड की गई थी, वो ये बोलती है कि एनी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। ये हर गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका पेरेंट है, गार्जियन है, जो भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्शन of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers act, okay, जो फॉरेस्ट एक्ट भी कहा जाता है शॉर्ट में, फॉरेस्ट एक्ट 2006 lays out a procedure by which people can be resettled, okay, from areas if it is found to be necessary for wildlife conservation, all right। see, जहां बात फॉरेस्ट की है, इंडिया में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बात ये भी है कि अगर डेवलपमेंट करना है, कई बार जो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक देश की, और जो एक जनता को लेकर जो डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिलेटेड एसोसिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्योंकि अगर एक डेवलपमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लाना है, जैसे आपको एक डैम बनानी है,
तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास लैंड अवेलेबल हो। अगर रोड्स बनानी है ज़रूरी है कि लैंड अवेलेबल हो, और बहुत बार वो लैंड होती है अंडर दी फॉरेस्ट कवर। अब आप फॉरेस्ट वहां से नहीं हटा सकते हो। ऑन टॉप ऑफ द इकोलॉजिकल डैमेज, वहां पर कुछ रहने वाले लोकल लोग भी हो सकते हैं हु आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट। इस वजह से जो है वो कंफ्लिक्ट एक और भी ज्यादा आ जाता है कि आप कुछ लोगों के फायदे के लिए कुछ लोगों का नुकसान कर रहे हैं। वो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, आप उनका फॉरेस्ट, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो एक प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट है, आप उसी को हटा रहे हो। तो इसके लिए लेकर आया गया था फॉरेस्ट एक्ट 2006 में। वो एक्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड है जो कि सरकार को चाहिए, सरकार को वहां कोई डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट वहां पर करना है। अब वहां के जो लोग हैं उनको वहां से अप्रूव करके कहीं और तो उनको रखना पड़ेगा ना, कहीं और तो उनको एक ऐसी जगह दो जहां पे वो रह सकते हैं। उठा के अब आप उनको न्यू दिल्ली तो नहीं ला सकते हो, क्यों? क्योंकि उनकी वैसी लाइफस्टाइल नहीं है। तो सिमिलर एनवायरनमेंट उनको दिया जा सके जहां वो नए तरीके से एडजस्ट कर सकें, वो बताता है। ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 4 है, 4 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो भी SC ST राइट्स हैं, अगेन जैसे पंचायती राज एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, वैसे आप देखेंगे SC ST रिलेटेड जितने भी चाहे वो आपके शेड्यूल हैं, जैसे 5th और 6th शेड्यूल है, या फिर कोई भी SC ST एक्ट है, नेशनल कमीशन है फॉर SCs एंड STs, इन पे हमेशा MCQs आते हैं। एंड दिस इज वन सच क्वेश्चन, कृपा करके इसको याद रखें। वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस नाउ, 20 मोर टू गो, करते हैं राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग गुड्स आर एग्जेम्प्टेड। ओके, एग्जेम्पशन पूछ रहा है फ्रॉम GST। ये क्वेश्चन आपने पिछले कुछ सालों में लगभग हर कंपेटिटिव एग्जाम में देखा होगा। GST जो है नया कानून हमारे देश में लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनको इससे बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे आपकी अल्कोहल हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, बाकी चीजें। Which among the following goods are exempted? ठीक है, अल्कोहल, आई टोल्ड यू अल्कोहल, लिकर एग्जेम्प्टेड है। नेचुरल गैस, अगेन फ्यूल, पेट्रोलियम, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, मेडिकल किट पे तो लगता है। ठीक है, तो एग्जेम्पशन किसको मिला? 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है? ऑप्शन बी। बेसिक, अगर तुम्हें इतना भी पता है कि अल्कोहल और पेट्रोल पे नहीं लगती है GST, तो हो गया क्वेश्चन। सो एज सच कोई बहुत ही भारी ज्ञान की डिमांड नहीं हो रही है आपसे, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप आसपास भी सुन रहे होगे, आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे होगे, आप अपने करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस में भी पढ़ रहे होंगे, मगर फिर भी याद नहीं रखते हो तो कृपया करके ये बेसिक चीजें याद रखा करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड रेट्स? अगेन GST क्वेश्चन, नो वंडर, नॉट सरप्राइज एट ऑल। तो डिसाइड कौन करता है? सेंटर, स्टेट्स एंड स्टेट टुगेदर। ठीक है, जो आपका GST काउंसिल है उसमें आप देखेंगे सेंटर की भी पावर्स हैं बट स्टेट्स की भी उतनी ही पावर्स हैं, बिकॉज एक नेशनल लेवल पे अगर कोई एक पैन इंडिया टैक्स लग रहा है तो आप ऐसे, यू कैन नॉट कीप द स्टेट्स आउट ऑफ इट, राइट? इट इज अ डेमोक्रेसी, आप इसको डिक्टेटरशिप जैसा नहीं दिखा सकते हो। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटर एंड स्टेट टुगेदर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आपका CAG होता है, आर्टिकल 148, जिसका काम होता है जितना भी ऑडिटिंग का काम है सारा वो देखते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग भी बोल देते हैं इसको, CAG मगर कैग भी बोलते हैं, कैग एक ही बात है, कैग CAG कंट्रोलर ऑडिटर, नेवर माइंड। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो कि कहता है हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन दी प्रोविजनल पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट तो मालूम है, अब ये प्रोविजनल पार्लियामेंट क्या है? देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि तुम्हें पता है 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949, ठीक है। फिर फाइनली उस दिन तो हमने अडॉप्ट किया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन द 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे फर्स्ट लोकसभा जनरल इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1952 में, मतलब 2 साल बाद। तो ये जो ड्यूरेशन था 1950 से 1952 तक का, तब तो पार्लियामेंट था ही नहीं, तब लोकसभा ही नहीं थी। प्रोविजंस वर इन प्लेस बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज adopted and came into force in the ऐसे after the 26th of January 1950 itself। मगर हमारे पास इलेक्शंस ही नहीं हो रखे थे, हमारे पास लोकसभा ही कंस्टिट्यूटेड नहीं थी। तब क्या हुआ? तब एक प्रोविजनल पार्लियामेंट था। प्रोविजनल मतलब फॉर द टाइम बीइंग, इससे काम चलाओ।
और ये काम चलाऊ पार्लियामेंट कौन था? ये हमारी वेरी असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कंटिन्यू उसने किया देश को मैनेज करना अंटिल कि हमारी नई लोकसभा वाज इन प्लेस, व्हिच हैपेंड आफ्टर द 1952 जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस बोलते हैं आपके लोकसभा इलेक्शंस को, जो अभी रिसेंटली हुए थे, राइट? 4 जून को उनका रिजल्ट आया था, यस, वही वाले इलेक्शंस उनको बोलते हैं जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शंस। और प्रोविजनल पार्लियामेंट हमारा था लोकसभा, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच सर्व्ड एज द पार्लियामेंट। तो पूछ रहे हैं कि उसमें टोटल सीट्स कितनी थी, तो सबको पता है 300 तो टच भी नहीं हुआ, तो 300 के ऊपर वाले तो तीनों गलत हैं, तो बच गया तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगर हल्का भी तुम्हें एग्जैक्ट भी याद नहीं है, अगर तुम्हें इतना याद है 200 कुछ था, यू विल बी इन अ पोजिशन टू हैंडल दिस क्वेश्चन। बात करते हैं द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ओके, इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, अगेन वन फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनको रिमूव कैसे करते हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है, वो सब ठीक है। यहाँ तो तुम्हें बस आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल तुम्हें सबको पता है 67 है। कुछ चीजें जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्चुअली दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है? किस हाउस के? राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हम अभी के हैं हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मिस्टर जगदीप धनखड़, ठीक है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, ठीक है? और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है अंडर आर्टिकल 67, तो आपको जो रिमूवल बिल है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली, मैं इसको अच्छे से लिख रही हूं, ओनली इन राज्यसभा। वो राज्यसभा के चेयरमैन है और सिर्फ राज्यसभा में ही उनके रिमूवल का जो है बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर जगदीप धनखड़, ठीक है? और अगर रिमूवल करना है अंडर आर्टिकल 67, तो आपको बिल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है। यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, ऑल्दो लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होते हैं। आपको पता है मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा, मगर अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है ओनली इन राज्यसभा। राज्यसभा हैज सम स्पेशल पावर्स इसके रिगार्डिंग, ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन 35 के ऊपर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम पॉपुलरली सीबीआई के नाम से जानते हैं, is listed in the list given in the 7th schedule. See 7th again schedule question, यार important 12 हैं, याद कर लो। in the constitution of India, ये तो सबको ही पता है। सीबीआई तो यूनियन के अंडर ही आएगी, इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सीबीआई अगेन इज ऑलवेज इन द न्यूज, देयर इज ऑलवेज वन पॉपुलर केस दैट द सीबीआई इज डीलिंग विद, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की कवरेज होती रहती है और आपको बेसिक जो है उसकी वर्किंग, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से what are the members who constitute CBI, उनके क्या अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनके क्या टेन्योर होती है, क्या पावर्स होते हैं, बेसिक यू शुड हैव एन आइडिया। कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पॉलिटी के सिलेबस की फॉर ऑल द डिफेंस एग्जाम्स, और उसमें से क्वेश्चन आया है। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके अगेन आर्टिकल, काफी फैक्ट्स। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provisions for reservations of seat for scheduled caste and scheduled tribe. Again see SC ST, चाहे आर्टिकल है, चाहे कमीशन है, कमिटी है, अमेंडमेंट है, शेड्यूल है, अगर SC ST है तो बस उसको दिमाग में रखो, और सिंपल सा आर्टिकल है। वैसे आर्टिकल 330 है। रिजर्वेशन जो है SC ST का रिजर्वेशन, उसको लेकर कौन से आर्टिकल में प्रोविजंस बनेंगे, दैट इज आर्टिकल 330। एंड यू ऑलवेज सी दिस SC ST थ्रेड रनिंग थ्रू आउट दी कंपेटिटिव एग्जाम, क्योंकि जरूरी है कि अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको देश की जो आम जनता है उसको लेकर जो स्पेशल प्रावधान है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलें, SC ST रिजर्वेशन की बात हो गई। अब ओके, बात करते हैं OBC रिजर्वेशन की। सी अगेन अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन,
जो हमारा मंडल कमीशन था, आपको सबको पता है इसके चेयरमैन कौन थे, मंडल कमीशन के बी पी मंडल जो है इसके मंडल के इसके चेयरमैन थे मंडल कमीशन के। रिपोर्ट पर्टेन्स टू, ये तो सबको पता है, ओबीसी को लेकर कि ओबीसी रिजर्वेशन पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन बीपी मंडल, ऑल्दो दिस इज द मोर फेमस कमीशन, बट दिस वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ओके, पहला तुम्हारा था द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था काका कालेलकर कमीशन, 50s में आया था, मगर ये उतना फेमस नहीं हो पाया सैडली, इसलिए कोई इसको पढ़ता भी नहीं है। तो आप ये मत समझना कि बीपी मंडल कमीशन फर्स्ट था, पॉपुलर जरूर था, इसकी वजह से ही ओबीसी को आज रिजर्वेशन मिलता है, जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर आप सुनते हो, इसी की बदौलत मिलता है। 1979 में ये आया था, मगर ये सिर्फ पॉपुलर है, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, फर्स्ट तुम्हारा था काका कालेलकर कमीशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अबाउट रिजर्वेशन, चाहे विमेन का रिजर्वेशन है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सुपर कैबिनेट। ओके, कैबिनेट आपको पता है, ये देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जिसके हेड कौन होते हैं, चेयरमैन। आप चेयरमैन कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें 4 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि आपकी कैबिनेट का पार्ट होते हैं, जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपके क्या बोलते हैं ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स आपकी कैबिनेट का पार्ट होते हैं। अभी आपसे पूछ रहे सुपर कैबिनेट कौन है। सुपर कैबिनेट का मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स, उनकी बात हो रही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो भी लोग पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करते हैं। अब अगर ये पूछ लें कि क्या होम मिनिस्टर इसका पार्ट होता है, जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स वही मैनेज करते हैं, राइट। सो द होम मिनिस्टर इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट वो होती है जो कैबिनेट में जो सुपर पावर होल्ड करते हैं लोग, उन लोगों की कमेटी, विच इज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जैसा कुछ नहीं है, बट येस इन दी फंक्शनिंग ये हम सुनने को मिलती है हमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन बोला है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आप अक्सर देखेंगे टैबुलर फॉर्म में ऐसा दे देते हैं और आपको पूछा जाता है कि आपको मैच करना है। आपको मैच करना है, क्या पूछा है, लिस्ट 1 में है तुम्हारे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं। लिस्ट टू में क्या लिखा है, बोरोड फ्रॉम, कि ये कौन से कहां से। तो बेसिकली जो आपकी यूनिट है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से क्वेश्चन है। देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो सबको ही पता है, यूएस कहाँ है ये, तो फंडामेंटल राइट्स तो यूएस से लिए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओके, वैसे यूके से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस आपका लिया है जर्मनी से, अभी मैं ऊपर भी हमने किया था, मैंने बताया था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट आयरलैंड, ये रहा हमारा आयरलैंड। तो ये मैच द फॉलोइंग हमने कर ली। फंडामेंटल राइट्स बी, तो 1 का हमें बी चाहिए। थोड़ा नीचे जाते हैं, ये रहे आपके कोड है ना, हमने इसको मैच किया था। फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस से किया था, पार्लियामेंट्री हमने यूके से, इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिए हैं, और डीपीएस में हमने, तो ये क्रिस क्रॉस है बेसिकली, ठीक है। 1 का बी कहाँ है, 1 का बी एक तो ये है और एक ये है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। 2 का हमने किया टू का ए 2 का ए कहाँ है, इसी में है, इसका तो डी है, तो यही होगा, ठीक है। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेवीली बोरोड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके, यूएस, आयरलैंड, यूएसएसआर, शायद ही कोई ऐसा देश है जहां से हमने कुछ बोरो नहीं किया है, ठीक है। मगर हमने सिर्फ प्रिंसिपल्स बोरो किए हैं, उसको इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटी के हिसाब से हमने एडजस्ट करके उसको रेलिवेंट बनाकर फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ऐसा सीधा ब्लाइंड बोरोइंग नहीं किया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4040। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू दी कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स पूछ रहे हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय द
पीएम, नो, प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी होगा, प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते हैं इसको, कौन करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। एंड क्योंकि आप डिफेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये उसको हैंडल करने। कैबिनेट कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ मिनिस्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 162, ठीक है। बोल रहे हैं आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, आर्टिकल 162 नहीं कहता है, एक्चुअली आर्टिकल 164 कहता है, तो ये तो गलत हो गया है ना, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। द चीफ मिनिस्टर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बट रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द गवर्नर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर जो है विच इज द स्टेट काउंटर पार्ट ऑफ द पीएम एंड द गवर्नर इज द स्टेट काउंटर पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं गवर्नर के पास रियल अथॉरिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक्चुअली गवर्नर है और रियल अथॉरिटी आती है आपके चीफ मिनिस्टर के पास, तो ये भी गलत है। तो यस, नाइदर 1 नॉर 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। 40 क्वेश्चन 41 हो गए हैं, करते हैं 8 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल वी हैव कितने क्वेश्चन? 50। चलो 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Adjournment sine refers to the termination of a session of the parliament without setting a date for the next meeting, ठीक बात है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन एडजर्नमेंट sine die या sin die the session can only be resumed by a special order of the presiding officer, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। क्या बोल रहे हैं ऑप्शंस? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, एक्सप्लेन 2 है ये, 2 explains the statement 1, ऐसा तो नहीं है। both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 does not explain the statement, this is सही, because explain तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना, they are from the same topic, ये सही बात है, मगर as such कुछ explanation नहीं दे रहा है कि adjournment motion से ऐसा क्यों होता है, राइट, वो होता है आपका explanation। कई बार ये जो है स्पेशली जब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हों तब कंफ्यूजन होता है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि सेम टॉपिक की बात कर रहा है, दैट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज व्हेन दिस वन इज गिविंग अ करेक्ट रीजन, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। तो एडजर्नमेंट मोशन जो ऐसा होता है जिसमें बिना डेट फिक्स किए जो है खत्म कर दिया जाता है, वो क्यों होता है वो तो नहीं बता रहा है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन द व्हाई, इसलिए स्टेटमेंट both the statements are correct but it does not give you the correct explanation। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या बोलता है? Who was the secretary to the constituent assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी, अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये सबको पता है, HBR अयंगर, ठीक है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बेसिकली वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी हैंडराइटिंग में है जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज नॉट अ प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टेटमेंट आता है एग्जाम में दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इट वाज हैंड रिटन बाय हु? बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका नाम भी आप याद रखेंगे, आज भी हमारे पास हम वो कॉपी संभाल कर रखते हैं जिसमें हाथ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। कितनी अच्छी हैंडराइटिंग रही होगी बताइए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। एंड क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसिक्यूशन। देखिए हमें पता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज आल्सो द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हु इज आल्सो कॉल्ड एज द डे ज्यूर रूलर ऑफ इंडिया। उनको कुछ क्रिमिनल और सिविल जो प्रोसिक्यूशन है उसे थोड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है। क्यों? क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति हैं देश के, ही इज द फर्स्ट सिटीजन। अगर उनके अगेंस्ट कोई केस आता है, कोई सिविल या क्रिमिनल केस उन पर लगता है, वो एक इंटरनेशनल न्यूज बनती है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति की इमेज पूरी क्लीन हो,
उनके ऊपर केसेस ना हो, क्रिमिनल केसेस, क्योंकि इवन अगर पेंडिंग भी है या झूठे एलिगेशंस भी हैं, it doesn't look good, right, on the international say in the international scenario. इसलिए उनको कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि हर कोई यूं उठ के और प्रेसिडेंट पर केस ना लगाए. The president of India is immune from any criminal proceedings. ठीक है, ये तो बिल्कुल, जब तक क्रिमिनल केस तो आप बिल्कुल ही नहीं लगा सकते हो उनके ऊपर जब तक वो ही इज इन दी ऑफिस. या तो आप उनको पूरा इम्पीच करने का प्रोसेस करो, उनको इम्पीच करके उसके बाद उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, या उनकी टेन्योर पूरी हो जाए 5 साल, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी. मगर एज लॉन्ग एज ही इज इन हिज ऑफिस, ही होल्ड्स हिज ऑफिस और अपने डिस्चार्ज कर रहे हैं फंक्शंस, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं किया जा सकता. The President of India can be prosecuted for civil cases, किया जा सकता है ये during their term, ठीक है, but a prior notice of 2 months is required. बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट अगर उनको impeach भी करना हो तुम्हें तो 14 days prior notice देना पड़ता है, और 1/4 of the जो population, जो strength of the house होता है उसका signature होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट पर, तब जाकर आप सिर्फ इनिशिएट कर सकोगे उनका impeachment process. So प्रेसिडेंट को impeach किया जा सकता है, but it's not that easy. वरना तो डेली कोई ना कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा. अगेन दैट इज दैट डजंट लुक गुड, राइट. सो क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता, सिविल केस हो सकता है, मगर 60 दिन पहले एक नोटिस भिजवाना पड़ता है राष्ट्रपति साहब को. द इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, सी प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा. सो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिल जाए. एनीवे, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने. ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की. Consider the following statements about the constitutional government. Constitutional government क्या होती है? आपको ये तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है वो देखते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक बात है, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स यू ना. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो तो तुम जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू आर बीइंग लिमिटेड बाय द लॉ. Which law? Fundamental law of the land, that is also called as your constitution. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में आपका जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो आपको लिमिट करता है. तो इवन द प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी बॉडी आप ले लीजिए, कोई भी से सुप्रीमली पावरफुल बॉडी आप ले लीजिए, उसके ऊपर आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर इन अ say matlab in India or in any democracy, in any constitutional government. So it is a limited government definitely. One where constitution is the basis of public authority. बिल्कुल ठीक बात है, constitution ही डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, ये भी ठीक है. One where monarch is the formal head of the state. ये तो फिफ्थ क्लास का स्टेटमेंट है कि monarch कौन होता है. monarch मतलब king, तो king head of the state बिल्कुल भी नहीं हो सकता. head of the state कौन होता है? प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, द डे ज्यूर रूलर ऑफ इंडिया. ये सारे नाम जो हैं ये प्रेसिडेंट के ही हैं, और वो होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर. तो मोनार्क तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत. तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा. और ये पूछे हैं करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स पूछे हैं यहाँ पर, तो 3 तो नहीं होगा. ओह, इन्होंने 3 दिया भी नहीं हमें. वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. देखो ऑलवेज नहीं, अगर ये होता वन वेयर देयर इज यूजुअली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बिल्कुल सही होता है ये स्टेटमेंट, बट ऑलवेज जरूरी नहीं है. बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा. अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? कोई भी ऐसी देश या ऐसी से टेरिटरी, ऐसी बॉडी जहां पर सारे अडल्ट्स, जो अडल्ट लिखा है ना इसमें, सारे अडल्ट्स को वोट करने का राइट हो. और यूनिवर्सल का मतलब है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सब. ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सारे अडल्ट्स को वोट देने का राइट है जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, ना कि उनको रेस, रिलीजन, जेंडर, वेमेन इस पर अलग अलग किया जाए, उनको राइट ना दिया जाए.
बहुत सारी कंट्रीज ने, इवन जैसे स्विट्जरलैंड है, होने को चलो जो भी वो बहुत फेमस कंट्री है, मगर बहुत रिसेंटली उन्होंने अपनी विमेन को वोटिंग राइट्स दी हैं। इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया ने बहुत पहले अपनी जो विमेन, जो फीमेल पॉपुलेशन है, उनको वोटिंग राइट्स दिए थे। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इंडिया ने ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंस दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो देश जिसमें संविधान है वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है मगर राइट टू वोट सबको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कह रहा है कि राइट टू वोट सबको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा फिर, एंड इट इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो अगेन ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, बट ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज ऑलवेज। जनरली होता है बट ऑलवेज ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए 1 और 2 करेक्ट है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 which of the following statements is incorrect about fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स आपको सबको पता है, we have as citizens of this country which is India, that is भारत, article 1 of the Indian Constitution। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं they are 6 in number, they are mentioned in part 3 of the Indian Constitution, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36 के बीच में। और हम देखते हैं ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, पूछ रहा है करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि गलत कौन सा है फंडामेंटल। न्यू टेक्नोलॉजीज में एंडेंजर दीज राइट्स, दिस इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल राइट्स का किसी भी किस्म की तकनीक, टेक्नोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो न्यू टेक्नोलॉजीज विल एंडेंजर, नो, नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, कुछ होने नहीं वाला है ऐसा, एंड दिस इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। वो पढ़ते ही आप इसकी एब्सर्डिटी से ही आप इसको हटा सकते हो। विच वॉज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी विच इज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946, इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी फाइनली जाकर 9 दिसंबर 1946 को। और आपको पता है उसके 5 दिन बाद ही 13 दिसंबर को जो हमारे उस वक्त इसके जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद इस असेंबली ने काम करना शुरू किया, एंड इट केप्ट वर्किंग continuously for 2 years, 11 months and 18 days, which is almost 3 years. It used to meet on and off, और ये 11 सेशंस किए थे टोटल पूछ रहे हैं ना लास्ट सेशन, तो टोटल जो सेशंस हुए थे वो 11 सेशंस हुए थे, और 11th ऑफ कोर्स विल बी द लास्ट सेशन, ठीक है, जो कि हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, when we finally adopted our constitution. Which of the following provisions, okay चलो स्क्रॉल कर देते हैं थोड़ा ऊपर। क्वेश्चन 49, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड। सी नाउ ये जो आपके लिए यहाँ बोल्ड में और कैपिटल में करके रखा है ये तो अच्छी बात है, हो सकता है इसके बाद भी आप नहीं देखेंगे इसको, मगर एक्चुअली जो रियल एग्जाम होता है उसमें कई बार ये अलग से कैपिटल लेटर्स में आप बोल्ड करके हो सकता है ना लिखा हो। कृपा करके इसको पढ़ें, इसको इग्नोर ना करें, बिकॉज इफ यू मिस आउट ऑन दिस वेरी वर्ड, आपको नॉलेज होते हुए भी, रिवीजन पूरा करने के बाद भी आप सही नहीं कर पाएंगे, वो 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे जो सही क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। Which of the following provisions is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Constitution? ठीक है, बात करते हैं फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने बोरो की हैं उनसे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों भी हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, दिस इज दी वन जो हमने वहां से बोरो नहीं किया है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये हमने किससे बोरो किया था? ये साउथ अफ्रीका से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की थी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 50। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution? Horoscope क्या होता है? जो आपका न्यूज़पेपर में डेली आता है ना, हॉरोस्कोप मतलब सारे वो बताते हैं आपको कि आपका दिन कैसा जाएगा। हॉरोस्कोप इज बेसिकली समथिंग दैट टेल्स यू लाइक इन माइन्यूट डिटेल्स कि इसमें इस चीज में है क्या। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे एन ए पालखी वाला है, इन्होंने बोला था कि दिस इज द आईडी कार्ड
द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस तरीके के कोट्स बहुत प्रकार के जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन प्रियम्बल के ऊपर दिए गए हैं। यहाँ बात हो रही है कि किसने बोला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज सी प्रियम्बल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी पहले आता है, इट टेल्स यू about the source of the power. Preamble begins with the term, with the phrase "We the people of India," which tells you that all political power in India flows from the people of this country, right? It also tells you about the nature of the Indian state, कि ये sovereign, socialist, democratic, republic, ये सारी चीजें बताता है ना हमें। फिर it also tells you about the values that our constitution upholds, liberty, equality, fraternity, ये सारी चीजें, justice. Then it also tells you the date कि हमने कभी adopt किया, कब हम ये force में आया। तो it tells you about all these things and it is a very important and integral part of the Indian Constitution. ठीक है, आप एक चीज याद रखेंगे कि प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे इसमें 3 टर्म्स ऐड की गई थी। वो 3 टर्म्स कौन सी थी, हम देखते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडिया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये है कहानी हमारे प्रियम्बल की, जो कि आता है पार्ट 1 के भी पहले, विच इज ऑलमोस्ट जैसे आप किताब खोलते हैं एक प्रीफेस आता है ना पहले, बिफोर द, इवन बिफोर द इंडेक्स। ठीक है, ये है हमारा प्रियम्बल। ऑलराइट, इसके साथ हमारे समाप्त होते हैं सारे 50 क्वेश्चन। इन 50 प्रश्नों में आपने देखे लगभग पॉलिटी की सारी यूनिट्स से क्वेश्चंस पूछे हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर और भी बहुत कुछ, जैसे नेशनल कमीशन ऑन योर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, आपके जो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और भी बहुत कुछ। लगभग सारे जो यूनिट्स हैं पॉलिटी के, पॉलिटिकल साइंस के, वो सब इसमें आपने देखा, उसमें आप अपने आप को असेस कर पाए होंगे, राइट। और कुछ नई चीजें डेफिनेटली आपने सीखी होंगी, जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो बाद में एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। अब आपको देखना यह है कि आप कौन सी यूनिट्स में अभी भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, कौन सी यूनिट्स में आपकी प्रेपरेशन अभी कमजोर है, या अगर प्रेपरेशन हुई है तो रिविजन काफी नहीं है, राइट। आई एम श्योर दिस हेल्प्ड यू विद दैट एंड this was our class today. So keep learning, keep growing. Thank you.